नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम भारतीय राज्यव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और यदि आपको इस वीडियो का फीडबैक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सभी वीडियो की आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। और दूसरी बात साथियों, यहाँ से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, जिनकी संभावना हो सकती है कि वो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ठीक है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। यानी दोस्तों, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार था वो उनको चार्टर एक्ट 1833 के तहत यहाँ पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय विधानमंडल था वो किस अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या यहाँ पर द्विसदनीय बनाया गया था। तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, उसके द्वारा यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनीय यहाँ पर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। यानी दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक दोस्तों, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर किस अधिनियम से मिलती है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, उसके तहत भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर क्या अध्यादेश जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो याद रखना, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर क्या है अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। जो दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास है उसको यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो भारत पर शासन काट रहा है उसको भी हम क्या यहाँ पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला शासन बांट सकते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा बांट सकते हैं हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश का जो सम्राट था उसके अंतर्गत यहाँ पर जो शासन रहा है। तो दोस्तों, ब्रिटिशर्सों ने क्या है अपने शासन को भारत में बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या समय समय पर यहाँ पर कई अधिनियम पारित किए थे। पहले हम जान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत पर अधिकार था, ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या है ब्रिटिश संसद ने कौन कौन से अधिनियम यहाँ पर पारित किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत में नियंत्रित करने के लिए। तो पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक दोस्तों, तो ब्रिटिश संसद द्वारा, ठीक दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसको क्या है अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इसको क्या है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या है बंगाल का यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं यहाँ पर चार्टर एक्ट 1793,
उसके बाद आता चार्टर एक्ट 1813 और उसके बाद आता चार्टर एक्ट 1873। ये जो चार्टर एक्ट 1833 है दोस्तों, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या है, भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है दोस्तों। और इस साथ ही साथ दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था, ठीक है दोस्तों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत में व्यापार कर सकती है, उसके अलावा कोई भी अन्य जो ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकते। उनका जो ये व्यापार करने का एक अधिकार था, इसको क्या है, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट आता है, जब 1857 का विद्रोह होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो सैनिक क्रांति होती है, ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी यहाँ पर जड़ें हिल जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो भारत का जो शासन है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश का जो सम्राट है उसके हाथों में यहाँ पर चला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जब क्या है, ब्रिटिश क्राउन का भारत पर शासन होता है दोस्तों, यानी इनके अंतर्गत जब भारत पर शासन चलाया जाता है, तो इन्होंने भी क्या है, भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए कई तरह के यहाँ पर एक्ट पारित किए थे। पहला था भारत शासन अधिनियम 1858 का, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा एक्ट पारित किया था यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद का था भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद था भारत परिषद अधिनियम 1919, उसके बाद था भारत शासन अधिनियम 1919, और उसके बाद था भारत शासन अधिनियम 1935, और लास्ट था दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी हम यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो कहीं ना कहीं क्या है, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब क्या है, बंगाल के गवर्नर को क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या है, यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन दो जो गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब क्या है, एक राष्ट्रपति का पद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या है, केंद्र में क्या है, एक द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय प्रशासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला है हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी दोस्तों, भारत के संविधान के द्वारा क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का यहाँ पर बंटवारा किया गया है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर यहाँ पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? यानी दोस्तों क्या है, भारत के संविधान बनाने के लिए क्या है, एक संविधान सभा का यहाँ पर गठन किया गया था, और उसी संविधान सभा का गठन पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत यहाँ पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत क्या है, संविधान सभा का यहाँ पर गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अंतरिम सरकार 1946 की, जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे, किस विभाग, कौन सा विभाग इनको मिला था?
राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको यहाँ पर मिला था अंतरिम सरकार में। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। दूसरा है जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। अगला है जगजीवन राम, उनको श्रम मंत्रालय पर मिला था। अगला है सरदार बलदेव सिंह, उनको रक्षा मंत्रालय पर मिला था। अगला है लियाकत अली खान, उनको क्या है यहाँ पर वित्त मंत्रालय यहाँ पर दिया गया था। अगला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी क्या है एग्जाम की दृष्टि से हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था दोस्तों, वो किसके द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? सर BN राव के द्वारा यहाँ पर उसको तैयार कर लिया गया था। यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक दोस्तों, यानी संविधान सभा का जो परमानेंट चेयरमैन था दोस्तों, उसको यहाँ पर किसे चुना गया था? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों, वो क्या है संविधान सभा के क्या है परमानेंट चेयरमैन थे, स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ठीक दोस्तों, तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 सितंबर 1946 को क्या है नेहरू द्वारा क्या है संविधान सभा में क्या है प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? ठीक दोस्तों, यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या है संविधान सभा में क्या एक उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया था, और उसको संविधान सभा ने कब यहाँ पर स्वीकार किया था? तो उसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? यानी जब भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो उस समय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है दोस्तों, यानी संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था यहाँ पर? तो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्या है भारत के संविधान को बनाने में लगे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? यानी संविधान सभा ने क्या है राष्ट्रध्वज को यहाँ पर कब अपनाया था? तो अपनाया गया था ये 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद, जिन्होंने क्या संविधान सभा की प्रथम बैठक की यहाँ पर क्या है अध्यक्षता की थी। ये क्या है अस्थायी अध्यक्ष थे, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों भारत का संविधान क्या है 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर क्या है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का यहाँ पर क्या है स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुना जाता है। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या है
13 सितंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, उसके तहत क्या है यहाँ पर भारत के संविधान का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को क्या यहाँ पर स्वीकार किया गया, अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया संपूर्ण देश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को दोस्तों कब 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर अपनाया गया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? यानी दोस्तों अशोक स्तंभ को क्या है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार ने कब स्वीकार किया? तो उसको क्या 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से भी क्या है दोस्तों एक हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो झंडा समिति तो दोस्तों उनके अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला है संघ शक्ति समिति, तो उसके अध्यक्ष थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संघीय संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले थे प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है दोस्तों मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है राज्यों के लिए समिति, तो उसके अध्यक्ष थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा की कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो भी कार्य थे उनसे संबंधित जो समिति थी दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? तो कौन थे? जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आए। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा अगले हैं डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? यानी दोस्तों जो प्रारूप समिति दोस्तों ठीक दोस्तों उसका गठन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यहाँ पर कब किया गया था? तो वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो उनका हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं ठीक दोस्तों वो किस किस देश से यहाँ पर ली हुई है उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों उन पे हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत थी? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में क्या है डीपीएसपी है दोस्तों
वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों किस देश से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ से भी क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है दोस्तों फ्रांस से। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, जो भारत का संविधान है वो कैसा है, लिखित है, यानी उसको क्या है, हाथों से यहाँ पर लिखा गया है, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी जो भारत का संविधान है उसमें हम क्या है, संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये लिया गया है जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में क्या है, संघात्मक जो व्यवस्था है वो क्या करने, यहाँ पर कनाडा से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई। तो समवर्ती सूची का विषय दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो ली गई है रूस से। अगला है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो यह है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो ये जो मूल अधिकार हैं दोस्तों वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान। ठीक है दोस्तों, यानी विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए जो प्रावधान है उनके बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई है। तो पहले प्रस्तावना के जो शब्द हैं दोस्तों, हम भारत के लोग, ठीक है, हमारे मूल अधिकार हो गए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, एक न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यहाँ पर, ठीक है। अगला है जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का जो पद है, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे जो प्रावधान है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ली है। पहला है विधि का शासन, संसदीय जो शासन प्रणाली है, एकल नागरिक का जो प्रावधान है दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ठीक है। अगला है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सारे जो भी प्रावधान है दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से हमारे यहाँ पर लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन, ये चीज़ें हमने कहाँ से ली, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली हुई है। आगे बढ़ते अगला है हमारा कनाडा। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संसदीय संघीय व्यवस्था। अगला है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं दोस्तों वो हमने कहाँ से लिए, कनाडा के संविधान से ली है।
केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र के द्वारा जो क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संघात्मक जो विशेषताएं है वो भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली हुई। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसके संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। पहला समवर्ती सूची, दूसरे व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक दोस्तों, तो संसद के सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, जिसको क्या है, राष्ट्रपति बुलाता है, तो उसका प्रावधान हमने क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर लिया है। अगला है आयरलैंड। राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति दोस्तों, वो भी हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। अगला है फ्रांस। एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से हमें लिया है। अगला है रूस। तो रूस से हमारे जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है हमने कहाँ से लिया है, रूस से हमने यहाँ पर लिया है। अगला है जर्मनी। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन है, ठीक है दोस्तों, वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। अगला है जापान। तो जापान क्या है, विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, जापान से हमने यहाँ पर लिया है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। यानी जब भारत का संविधान बना था तो उस समय क्या है, भारत के संविधान में क्या है, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जैसे जैसे हमने क्या है, संविधान में क्या है, संशोधन किया, वैसे वैसे इसमें क्या है, टोटल अब कितनी, 12 अनुसूचियाँ होगी। तो यहाँ से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों तो हमने टोटल बतानी है 8। अगर इस प्रकार से पूछे कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। ठीक दोस्तों, यानी भारतीय संघ में क्या हम एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं, तो यह प्रावधान किस अनुसूची में है, तो प्रथम अनुसूची में इसका प्रावधान है कि भारत के लिए क्या है, हम एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। यानी जो भारत की जो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य के नाम और उस राज्य का जो क्षेत्र है, यानी उसका कितना जो भूभाग, उसका जो क्षेत्रफल है। ठीक दोस्तों, नए राज्य के गठन संबंधी जो प्रावधान हो किसमें, प्रथम अनुसूची में। आगे बढ़ते अगला है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। यानी दोस्तों जब 1951 में क्या है, प्रथम संविधान संशोधन होता है, उसके तहत क्या है, भारतीय संविधान में क्या है, 9वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। यानी दोस्तों सरकार के द्वारा क्या है, जनता पर जो शुल्क और कर लगाया जाता, जो टैक्स लगाया जाता था है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसका अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो उससे क्या है, 9वीं अनुसूची में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है।
यानी दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों उसको क्या है, बया बया 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यानी जो दोस्तों दल बदल संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों वो किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अंग्रेजी भाषा को क्या है, भारत की जो 22 राजभाषा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिसका उल्लेख क्या 8वीं अनुसूची में यहाँ पर किया गया है, उसमें क्या है अंग्रेजी को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। तो पहली अनुसूची है दोस्तों, ठीक दोस्तों, जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो ये है राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। ठीक दोस्तों, और ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 से 4 में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अनुसूची। तो जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। यानी जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है, भारत के जो भी क्या है सर्वोच्च पद पर जो भी आसीन रहते हैं उनके वेतन भत्तों और पेंशन से संबंधित मामले इसमें रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य और चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी दोस्तों शपथों और प्रतिज्ञानों का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में है। आगे बढ़ते हैं, चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्य व्यवस्था में स्थानों का आवंटन। तो इसका प्रावधान चौथी अनुसूची में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन द्वारा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में। अगला है छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किसमें शामिल है, छठी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। ठीक दोस्तों, इनसे संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, सातवीं अनुसूची में। अगला है आठवीं अनुसूची में, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। यानी दोस्तों जो भारत की 22 राजभाषाओं दोस्तों उनका उल्लेख किसमें किया गया है, आठवीं अनुसूची में यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा नौवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला है 10वीं अनुसूची। तो क्या है जो 10वीं अनुसूची दोस्तों ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। ठीक दोस्तों, जो दल बदल से संबंधित जो कानून है दोस्तों वो किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो है 10वीं अनुसूची में। अगला है 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ठीक दोस्तों, जो पंचायतों की जो शक्तियां हैं और उनके जो उत्तरदायित्व हैं उनका प्रावधान क्या है, किस में मिलता है, 11वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, अगला है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। यानी जो नगर पालिका की जो भी शक्तियां हैं उनके जो उत्तरदायित्व हैं इनका प्रावधान किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में यहाँ पर किया गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। यानी भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। यानी संविधान में क्या है,
जो हमारा देश है भारत, उसका उल्लेख किन किन नामों से यहाँ पर किया गया है? तो उसका उल्लेख यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत, यानी ये कह रहा है भारत अर्थात यानी इंडिया, यानी इंडिया ही क्या है? भारत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत के संविधान में क्या है दोस्तों? संसदात्मक शासन प्रणाली की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदात्मक शासन प्रणाली शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यानी जो दोस्तों जो विधायिका है दोस्तों, ठीक है, उस पर किसका नियंत्रण होगा? कार्यपालिका का होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्ष अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो क्या है? एकल कार्यपालिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? न्यायिक समीक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन हमारा, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूलभूत अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है दोस्तों, तो जो भारत का जो मूल संविधान है दोस्तों, उसमें क्या है? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और संविधान के 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में ये कितने हो गए? 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911, उसमें क्या सर्वप्रथम राष्ट्रगान को यहाँ पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? यानी राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? तो ये सबको पता है, 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भारतीय संविधान को क्या है? वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? संविधान की जटिलता के कारण यहाँ पर उसको क्या है? वकीलों का स्वर्ग भी उसको यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका था? केसी वीयर का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है? ठीक है दोस्तों, यानी जो भारत का संविधान है उसका बड़े होने का क्या यहाँ पर कारण क्या है, वो पूछ रहे हैं। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? तो आइवर जेनिंग्स का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था दोस्तों? केसी वीयर ने कहा था। क्या है कि भारत क्या है? अर्ध संघात्मक एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में क्या है? राजनीतिक जो सत्ता है उसका प्रमुख कौन है? तो उसका प्रमुख है जनता। आगे बढ़ते हैं, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों कि क्या है, किसी भी देश का अगर संविधान हो वो कितना भी बढ़िया हो, ठीक है दोस्तों, यदि उस संविधान को चलाने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो क्या है? वो संविधान भी क्या है? बुरा यहाँ पर बन जाएगा। ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने यहाँ पर कहा था। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो कौन है? कमल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो कौन है? मोर। ये लगभग सारे क्वेश्चन सभी को पता है। भारत के राष्ट्र ध्वज में कितने चक्र में कितने तिल्ले हैं? तो कितने हैं? 24 तिल्ले हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, यानी जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है दोस्तों, उसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का यहाँ पर विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों, जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, आपराधिक मामले संबंधी जो भी मामले दोस्तों, ये क्या है? समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो जो शिक्षा है दोस्तों, वो क्या है? समवर्ती सूची का यहाँ पर विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ से भी हमारा क्या है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों, कि शिक्षा को क्या है? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर रखा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या है? जो शिक्षा है दोस्तों, उसको क्या है? राज्य सूची से हटाकर क्या है? समवर्ती सूची में यहाँ पर रखा दिया गया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ पर शामिल है। अगला है, रेलवे पुलिस की सूची का विषय। तो रेलवे पुलिस दोस्तों क्या है? राज्य सूची का यहाँ पर विषय हमें देखने को यहाँ पर। अगला है दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन दोस्तों क्या है? समवर्ती सूची का यहाँ पर विषय है। अगला है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि दोस्तों भारतीय संविधान की राज्य सूची से यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज दोस्तों राज्य सूची में यहाँ पर सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची में यहाँ पर शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? यानी दोस्तों ये पूछ रहा है, जो क्या है? विवाह संबंधी जो भी मामले हैं, गोद लेने संबंधी जो भी मामले हैं, ठीक है दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं? तो किए गए हैं तीसरी समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, यानी जो तीनों सूचियां हैं दोस्तों, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका, ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको हम यहाँ पर अब देखेंगे। पहला है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में क्या दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर क्या है? प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो केशवानंद भारती वाद जो है 1973, ठीक है दोस्तों। तो केशवानंद भारती केस में यह कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें क्या अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन यह क्या है, जो संविधान का मूल ढांचा है उसका उल्लंघन करने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों, तो जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है दोस्तों, प्रेम्बल है, उसको क्या है, भारतीय संविधान की यहाँ पर आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? यानी दोस्तों गणतंत्र का मतलब है दोस्तों कि भारत में क्या है, वंशानुगत शासन नहीं चलेगा, जैसे कि पहले राजा महाराजा के समय यहाँ पर चलता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? यानी दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है दोस्तों, उसका यहाँ पर सही अर्थ क्या है? उसका अर्थ है भारत में राजा का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी किसी भी राजा का क्या है, अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, राजे की दृष्टि में क्या है, सभी धर्म समान होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो ये 1917 की रूसी क्रांति से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ठीक है दोस्तों, तो SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो यहाँ पर केस होता है दोस्तों, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ठीक है, ये उद्देशिका संविधान का क्या है, एक जो क्या है, एक अभिन्न अंग है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दोस्तों सार्वभौमिकता का जो सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ठीक है दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ठीक दोस्तों, जो लोक कल्याण का जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पर शामिल है, ये संविधान की उद्देशिका में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? ठीक है दोस्तों, यानी किस संशोधन के तहत भारत के संविधान की जो उद्देशिका दोस्तों, जो प्रस्तावना है, उसमें संशोधन किया गया था? तो किसके तहत किया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर उसमें संशोधन करने को हमें मिलता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसका विस्तार कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो उसका विस्तार कहाँ पे है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उसका विस्तार हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुत्ता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो यहाँ से हमारा क्या है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? यानी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको राजनीतिक जन्मपत्री यहाँ पर KM मुंशी के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह किस वाद में व्यक्त क्या था? ठीक है दोस्तों, तो जो प्रस्तावना है दोस्तों, संविधान का अभिन्न अंग नहीं है,
ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ने क्या है बेरोजगारी संघ मामले में यहाँ कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को यहाँ पर क्या है संविधान की मूल आत्मा कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 1, भारत के राज्य में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। यानी भारतीय संघ में अगर मान लो किसी बाहरी देश के किसी राज्य को शामिल करना है तो यह अधिकार यहाँ पर किसको प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, यानी जो संविधान का पहला अनुच्छेद है दोस्तों उसके अनुसार भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक दोस्तों, तो लोकसभा में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो उनके लिए क्या है 20 सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई है। अगला है, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया। ठीक दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ इसके साथ लद्दाख को भी यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। यानी एक नए राज्य का गठन यहाँ पर कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है दोस्तों, संसद यहाँ पर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए फजल अली आयोग जो गठन था दोस्तों, जिसको क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, उसका गठन क्या हुआ था 1953 को। तो दोस्तों जो फजल अली आयोग है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको क्या है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग था और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1953 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो दोस्तों भाषाई आधार पर क्या है आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले यहाँ पर गठन किया गया था फजल अली आयोग 1953 के तहत यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। ठीक है दोस्तों, जो राज्य पुनर्गठन आयोग तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसने क्या है 1 नवंबर 1956 को क्या है यहाँ पर 14 राज्य और 6 संघ राज्यों को यहाँ पर निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया। तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था, किसके तहत बनाया गया था, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में क्या है सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों उनका प्रशासन क्या है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्रवाई के आधार पर बाद में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत क्या है जम्मू कश्मीर जो भारत में सम्मिलित हुआ था एक विलय पत्र के तहत यहाँ पर। अगला है दोस्तों,
पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, असम। ठीक है दोस्तों, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला 1969 में, हिमाचल प्रदेश को मिला 1971 में, मेघालय को मिला था 1972 में, सिक्किम को मिला था 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को मिला था 1986 में, और नागालैंड को मिला था दोस्तों यहाँ पर 1969 में, मणिपुर को मिला था 1972 में, त्रिपुरा को मिला था 1972 में, मिजोरम को मिला था 1986 में। यहाँ पर इन सभी राज्यों को क्या है, एक विशेष राज्य का यहाँ पर दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम। ठीक है दोस्तों, यानी किसी राज्य का नाम। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, यानी जो अनुच्छेद 2 है दोस्तों, उसके तहत क्या है, भारत में क्या है, एक नए राज्य का प्रवेश किया जा सकता है, अथवा मान लो कोई राज्य है, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या है किसी राज्य से अलग किया जा सकता है, या उसके नाम संसद द्वारा यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 3, तो इसमें नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों की क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, यानी दोस्तों संसद के द्वारा क्या है, एक नए राज्य की स्थापना यहाँ पर की जा सकती है, तथा जो वर्तमान मान लो कोई जैसा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसको संसद क्या घटा अथवा बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, और उस राज्य के नाम में भी यहाँ पर परिवर्तन संसद यहाँ पर कर सकती है। अनुच्छेद 3 ये हमारा कहता है। अगला है अनुच्छेद 4। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। तो जो अनुच्छेद 4 है दोस्तों, वो क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 से यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय परिषदें। परिषद का नाम उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से राज्य और राज्य शामिल हैं, तो इसमें है जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, ये क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, तो इसके मुख्यालय प्रयागराज में है। इसमें सम्मिलित राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, सिक्किम, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पर सम्मिलित है। अगला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। अगला दोस्तों हमारा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो उसमें है, इसका मुख्यालय है चेन्नई में स्थित। तो इसमें सम्मिलित राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन दोस्तों अब क्या है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए, सॉरी 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे, जयपुर में। इसकी भाषा क्या है, हिंदी। अब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, 33। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में है। इसकी राजभाषा क्या है, हिंदी। इसमें जिलों की संख्या है 52। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई में। इसकी राजभाषा क्या है, मराठी। इसमें टोटल जिले कितने महाराष्ट्र में, 36 जिले यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, लखनऊ में। इसकी जो राजभाषा है हिंदू और उर्दू। इसमें टोटल कितने हैं, 75 जिले हैं। अगला है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी कहाँ पे, गांधीनगर। राजभाषा है गुजराती और जिलों की संख्या है 33। अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, इसकी राजभाषा क्या है, कन्नड़। जिलों की संख्या है 33। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कहाँ पे, हैदराबाद। इसकी राजभाषा है तेलुगु और जिलों की संख्या है टोटल 33। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ओडिशा। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। ठीक है, इसकी राजभाषा है ओडिसी और जिलों की संख्या है 30। अगला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे, रायपुर में है।
इसकी राजभाषा है हिंदी, ठीक है, और जिलों की संख्या है 27। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कहाँ पे, चेन्नई। भाषा कौन सी है, राजभाषा तमिल, जिलों की संख्या है 37। अगला है बिहार, इसकी राजधानी पटना, राजभाषा हिंदी, जिलों की संख्या इसमें 38। अगला है पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, राजभाषा बांग्ला और जिलों की संख्या है 23। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, ठीक है दोस्तों, और इसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी और जिलों की संख्या है 25। अगला है झारखंड, इसकी राजधानी रांची, ठीक है, राजभाषा हिंदी और जिलों की संख्या है 24। अगला है असम, असम की राजधानी दिसपुर और इसकी जो राजभाषा असमिया, जिलों की संख्या है 33। अगला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसकी राजधानी है शिमला, राजभाषा हिंदी, जिलों की संख्या है 12। अगला है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है, देहरादून, इसकी जो राजभाषा है हिंदी और संस्कृत, जिलों की संख्या है 13। अगला है पंजाब, राजधानी चंडीगढ़, राजभाषा पंजाबी, जिलों की संख्या है 22। अगला है हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, राजभाषा हिंदी, जिलों की संख्या है इसकी 22। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केरल, केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम, राजभाषा मलयालम, जिलों की संख्या इसमें 14। अगला है मेघालय, इस राजधानी है शिलोंग, ठीक है, राजभाषा गारो और जिलों की संख्या है 11। अगला है मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ पे, इम्फॉल, ठीक है दोस्तों, राजभाषा मणिपुरी है, जिलों की संख्या है 16। अगला है मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल और राजभाषा क्या है, मिजो और जिलों की संख्या इसमें 11। अगला है नागालैंड, इसकी राजधानी दोस्तों कोहिमा, राजभाषा अंग्रेजी, जिलों की संख्या है 11। अगला है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और भाषा क्या है, बांग्ला और जिलों की संख्या है 8। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, यहाँ पर गंगटोक में, राजभाषा क्या है, नेपाली और जिलों की संख्या है 4। अगला है गोवा, गोवा की राजधानी कहाँ पे, पणजी में और राजभाषा क्या है, कोंकणी, ठीक है दोस्तों, और इसमें जिले हैं 2। अगला दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे, हैदराबाद में और इसकी राजभाषा तेलुगु और उर्दू, जिलों की संख्या है यहाँ पर टोटल 33।